हेलो एवरीवन, आज हम लोग करने जा रहे हैं हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का लेक्चर नंबर 2, जो कि साइंस 2 का पहला चैप्टर है फ्रॉम क्लास 10th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। लेक्चर नंबर 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप लोग उसको चेक कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2 को। लेक्चर नंबर 2 में बेटा हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं। अब इनमें से इंट्रोडक्शन, हेरिडिटी एंड हेरिडिटरी वाला जो पार्ट है, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन जो कि सेल डिवीजन वाला पार्ट है, ठीक है ना, वो जो कि सेल डिवीजन नहीं, प्रोटीन सिंथेसिस वाला पार्ट है वो, ठीक है। फिर इवोल्यूशन, ये सारा पार्ट मैंने ऑलरेडी लेक्चर नंबर 1 में कवर कर लिया था। अब लेक्चर नंबर 2 में हमारा गोल है एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन, डार्विन्स थ्योरी, लमार्किज्म, स्पीशिएशन एंड ह्यूमन इवोल्यूशन को डिटेल में करना। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि इन टॉपिक्स पे से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किन किन टॉपिक पे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आराम से स्टार्ट करते हैं लर्नर्स, एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन से। सो माय नेम इज शुभम झा, और अगर इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले टारगेट करते हैं 25,000 लाइक्स का, तो लाइक का बटन जरूर दबाएं और स्टार्ट करते हैं। एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन जो कि हमारा पहला टॉपिक है, ठीक है ना। इस टॉपिक के अंदर क्या क्या पढ़ने होते हैं, तो देखो यहाँ पे कुल मिला के आपको 6 एविडेंसेस के बारे में पढ़ना होता है, ठीक है। सबसे पहले मॉर्फोलॉजिकल, फिर एनाटॉमिकल। ये दोनों इतने सिंपल है कि बच्चे को समझ ही नहीं आता कि पढ़ा क्या, समझ रहे हो। चीजें इतनी सिंपल है कि उनको पढ़ने के बाद लगता है यार कुछ पढ़ा भी है क्या, कुछ था भी क्या। तो मैं बहुत आराम से आपको ये दोनों पढ़ाऊंगा। फिर वेस्टिजियल ऑर्गन्स, मैं यहीं पे बता देता हूं, ये वाला बोर्ड का फेवरेट है, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है वेस्टिजियल ऑर्गन, ठीक है। फिर पैलेंथोलॉजिकल एविडेंस भी है, फिर कनेक्टिंग लिंक, ये भी कुछ हद तक बोर्ड का एक फेवरेट है, और एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस भी बार बार बोर्ड वाले पूछते हैं, ठीक है। बाकियों से इतना ज्यादा रिपीट नहीं हुआ, ऐसा नहीं कि कभी किसी से क्वेश्चन ही नहीं पूछा, क्वेश्चन ऑब्वियसली पूछा है, बट बार बार रिपीट जहां से हुआ है वो मैंने आपको बता दिया। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, जहां पे अगर हम लोग कोई भी फ्री क्लासेस करते हैं, कोई फ्री लेक्चर करते हैं, तो उसके बारे में पता चल जाता है। और इजी लर्निंग का ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना, क्योंकि वहीं पे आपको हमारे बैचेस के बारे में और बाकी जो भी जानकारी होती है वो मिलेगी। और ये क्लास का नोट्स कहां मिलेगा आपको, तो आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करके साइन अप करके फ्री मटेरियल्स में जाना है। वहां पे जाने का फ्री कंटेंट, फ्री कंटेंट के अंदर आप जाओगे क्लास 10th महाराष्ट्र बोर्ड, उसके अंदर आप जाओगे मेरे नाम के फोल्डर के अंदर शुभम झा, और शुभम झा के अंदर नोट्स वन शॉट सीरीज, जिसके अंदर आपको नोट्स मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस के बारे में। अब मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस हमें क्या पढ़ाता है, मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस में हमें क्या समझ में आता है, पहले तो उस बात को समझो। मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस का मतलब होता है स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। जो हमारा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है उसमें हम कुछ पढ़ाई करेंगे उससे रिलेटेड। हम करेंगे क्या, हम बस एक ही चीज करने की कोशिश करेंगे, हम देखने की कोशिश करेंगे कि क्या सिमिलैरिटी है। समझ रहे हो, अगर सिमिलैरिटी है तो हम बोलेंगे कि हमारे पूर्वज सेम थे, हमारे एंसेस्टर पूर्वज वो सेम थे। और अगर सिमिलैरिटी नहीं है तो हम बोलेंगे कोई बात नहीं, हम डिफरेंसेस को नोटिस नहीं करेंगे, हम नोटिस करेंगे केवल और केवल सिमिलैरिटी को। कौन सी सिमिलैरिटी, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में सिमिलैरिटी। क्लियर हो गया, एजेंडा क्लियर है। तो एजेंडा अगर क्लियर है तो ठीक है, नहीं क्लियर है तो पीछे लो, तभी समझ में आएगा आगे की चीजें। अब यहां पे जैसे देखो, ये एक डॉग है, एक कुत्ते का मुंह दिखा रहा हूं मैं आप लोगों को, ठीक है ना। उसके बाद ये एक बिल्ली का मुंह है। अब कुत्ता और बिल्ली दोनों अलग अलग जानवर हैं, राइट, बट हमें इन दोनों में सिमिलैरिटी ढूंढनी है। और अगर इन दोनों में हमें सिमिलैरिटी मिलती है तो हमारा एजेंडा क्या था, हम क्या कहेंगे कि इनके पूर्वज सेम होंगे शायद, ठीक है। चलिए, तो यहां पे देखो, मैं कहता हूं नाक को देखो, नोस्ट्रल्स को देखो, थोड़ी सी सिमिलैरिटी लग रही है पोजीशन के टर्म्स में कि कहां पे पोजीशन है उसका। अच्छा, इसके बाद आंखों का पोजीशन देखो, क्या कुछ सिमिलैरिटी लग रही है, हाँ जी बहुत सिमिलैरिटी लग रही है। कान का ईयर पिना बोलते हैं इसको, ठीक है ना, कान को देखो, कुछ सिमिलैरिटी लग रही है, जी बिल्कुल लग रही है। इसके अलावा आप इनके बॉडी पे हेयर्स का पैटर्न देखो, क्या कुछ सिमिलैरिटी लग रही है, लग रही है। तो मैं कहूंगा कि ये 3-4 पैरामीटर्स में इनके अंदर कुछ सिमिलैरिटी है, और ये सिमिलैरिटी है, इसका मतलब इनके एंसेस्टर कैसे रहेंगे, कमेंट में बता देना। सेम, अक्सर नहीं लिखा है तो लिख देना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही सीखता है बच्चा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे हमने देखा, एक फॉक्स भी एग्जांपल के लिए ले लिया, सेम बात हो जाएगी, ठीक है ना। तो वेरियस सिमिलैरिटी लाइक स्ट्रक्चर ऑफ माउथ, मुंह का स्ट्रक्चर, पोजिशन ऑफ आईज, स्ट्रक्चर ऑफ नोस्ट्रिल्स एंड ईयर पिन्ना, एंड थिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हेयर, जो शरीर पे बहुत घना बाल है, ठीक है ना, आर सीन इन दिस एनिमल्स, ठीक है। अब चलो, ये तो हो गया एनिमल्स का, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं प्लांट्स का। तो ये एक चीकू का पेड़ है और ये एक आम का पेड़ है, राइट। चीकू का फल है और आम का फल है, पेड़ नहीं है, उसमें से हमने तोड़ के लिया है। अब यहां पर अगर लीफ का शेप देखोगे आप, ठीक है ना, चीकू का लीफ का शेप देखोगे और आम के पत्ते का शेप देखोगे तो आपको थोड़ी सिमिलैरिटी दिखेगी। लीफ के अंदर का वेनेशन, वेनेशन क्या होता है लीफ के अंदर का, जैसे ये पूरा लीफ है मान लो,
तो इसके अंदर जो इस तरीके से होता है ना, उसको हम बोलते हैं वेनेशन। तो लीफ के अंदर का जो वेनेशन है उसको अगर आप देखोगे तो लीफ का पेटियोल, जहां पे ये जॉइंट होता है इस तरीके से, ठीक है ना, उसको बोलते हैं पेटियोल। उसको अगर आप देखोगे तो आप इन सब में देखोगे कि सिमिलैरिटी है, तो हम कह सकते हैं कि इनका ओरिजिन सेम होगा और इनके एंसेस्टर कॉमन होंगे। हम ये बात बोल सकते हैं कि शायद इन लोगों का, जैसे हमने लेक्चर 1 में पढ़ा कि इवोल्यूशन कैसे हुआ है, एक से अनेक 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 डाइवर्सिटी आते चली गई, तो शायद इनका एंसेस्टर सेम होगा। और क्या हुई होगी उसके अलावा, एंसेस्टर सेम के साथ साथ इनका कॉमन ओरिजिन कहीं एक जगह से हुआ होगा। क्लियर है? चलिए, तो यही है हमारा मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। तो कुल मिला के ये जो सिमिलैरिटी हम लोग देखते हैं ना, ठीक है ना, उसी को मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस बोलते हैं। फ्रॉम दिस वी कैन से दैट देयर मस्ट बी सेम एंड मस्ट हैव अ कॉमन एंसेस्टर, ठीक है ना। हम कह सकते हैं कि इनका ओरिजिन सेम होगा और हमारा एक कॉमन एंसेस्टर जरूर रहा होगा, ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस मोटा मोटा क्या है, हम फिजिकल स्ट्रक्चर में कुछ सिमिलैरिटी निकालते हैं और हम कहते हैं क्योंकि सिमिलैरिटी मिल रही है मल्टीपल, तो ओरिजिन सेम होगा, ये इनका आगमन एक ही जगह से शुरुआत हुई होगी, कॉमन एंसेस्टर रहे होंगे, ये हम कहते हैं, ठीक है। क्लियर है? चलिए अब सवाल करता हूं, जिसको अगर आप जवाब दे पा रहे हो, ठीक है, कमेंट में देना, ठीक है, आराम से, तो आपको समझ में आएगा कि टॉपिक आपको क्लियर हो गया, बस थोड़ी पढ़ाई और रिवीजन की जरूरत है। तो देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सिमिलरिटी आर सीन इन द एनिमल, स्ट्रक्चर ऑफ माउथ, पोजीशन ऑफ आई, स्ट्रक्चर ऑफ नोस्ट्रिल, ऑल ऑफ दिस ए बी सी डी में क्या है आपको नीचे कमेंट में लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सिमिलरिटीज आर सीन इन प्लांट्स, इसका जवाब आपको लिखना है। तो अगर आप ये सवालों का जवाब देते हुए कुछ आपके दिमाग में रिकॉल हुआ है, कमेंट में भाई आपको जवाब देना है। वीडियो पे 25,000 लाइक्स का टारगेट है और इस वीडियो को शेयर करना है सभी लोगों तक, ठीक है। तो आपको नोटिस हुआ होगा कि आपको चीजें थोड़ी थोड़ी क्लियर हो रही है। अब पढ़ने का सही तरीका क्या होता है, हमारे बैच में हम अक्सर बच्चों को पढ़ाते हैं, आगे बैच के बारे में बताऊंगा, ठीक है ना। अक्सर मैं पढ़ाता हूं बच्चों को, कहता हूं कि जैसे जैसे टॉपिक होता है आंख बंद करके एक बार विजुअलाइज करने की कोशिश करो कि आपने क्या पढ़ा है, तो आपकी परमानेंट मेमोरी में वो जाने लगेगा, ठीक है ना। चलिए अब अगला हमारा है एनाटॉमिकल एविडेंस। कौन सा है? एनाटॉमिकल एविडेंस। अब ये एनाटॉमिकल एविडेंस मतलब क्या होता है? इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर सिमिलैरिटी। हम क्या कहते हैं कि जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसके अंदर कुछ सिमिलैरिटी ढूंढ के निकाल देते हैं। चलो उदाहरण के लिए देखते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर। अब यहां पे देखो, ये हाथ है ना। अब इंटरनल स्ट्रक्चर मतलब यहां के अंदर जो बोन मैंने एक्सरे दिखाया है इसका, इसको आप इंटरनल स्ट्रक्चर मान लो, ठीक है। अच्छा, तो यहां पे चलो, यहां पे देखो कुछ अलग अलग जानवर के पैर का पोजीशन है, अगर आप देखोगे ध्यान से तो, ठीक है ना। ये मान लो कि ये क्या है, किसी डॉग या किसी और शेर या कोई और जानवर के पैर का हमारे पास एक स्केच है बेसिकली, ठीक है। इसके बाद अगर हम ये देखेंगे तो ये हमें दिख रहा है एक वेल है, उसका फ्लिपर है, ऐसे टर्न लेने के लिए वो यूज करता है उसको, ओके। उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पे एक बैट है, उसका पेटेजियम है, बैट का ये क्या है, पेटेजियम, उसका पंख, ओके। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हम कहते हैं कि इंसान का हाथ हमने देखा, ह्यूमंस हैंड देखा हमने, इंटरनल स्ट्रक्चर देखो। हमने कैट देख लिया एग्जांपल के लिए, उसका स्ट्रक्चर देखो। हमने वेल का फ्लिपर देखा और बैट का पेटेजियम देखा। तो हमने मल्टीपल अलग अलग जानवर को देखा और इंसानों को भी देखा। अगर हम इंटरनली देखेंगे तो सबके अंदर बोन्स है, सही बात है, सभी के अंदर क्या है बच्चों, बोन्स है। और हम देखेंगे तो कोई हड्डी लंबा है, कोई छोटा है, और अलग अलग जानवर में अलग अलग तरीके से है, बट ओवरऑल कुछ इंटरनल सिमिलैरिटी तो हम नोटिस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं क्या कहता हूं कि देयर इज सिमिलैरिटी इन द स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स, बोन्स के स्ट्रक्चर में कुछ सिमिलैरिटी है, जॉइंट्स में कुछ सिमिलैरिटी है। तो इसी कारण से मैं कह सकता हूं कि ये जो एनिमल्स होंगे इनका ओरिजिन क्या होगा, सेम होगा, और इनका एक कॉमन एंसेस्टर होगा। समझ में आया? एजेंडा वही है कि भैया ओरिजिन सेम था, कॉमन एंसेस्टर थे, बट प्रूफ कैसे किया, इंटरनल बोन्स और जॉइंट के स्ट्रक्चर को दिखा करके अलग अलग जानवरों के अंदर। क्लियर है? इंसानों के अंदर। तो ये हो गया हमारा कौन सा, एनाटॉमिकल एविडेंस। अब इस सवाल का जवाब दो तो आपको थोड़ी क्लैरिटी आएगी कमेंट में। एनाटॉमिकल एविडेंस रेफर्स टू स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, बोथ या नन। नीचे कमेंट में आपको क्या करना है, इसका जवाब देना है। अच्छा, anatomical evidence states that there is similarity in structure of bones, structure of joint, both none। यहां पे मैं लिख देता हूं both A and B। अब बताना कि कौन सा है, ठीक है ना, नीचे कमेंट में। चलिए, तो यहां पे आपको ये भी समझ में आ गया है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस, आपको समझ में आ गया है एनाटॉमिकल एविडेंस। अब जो अगला वाला हमारा है दैट इज वेस्टिजियल ऑर्गन। अब ये वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होता है, इसको वेजिटेबल ऑर्गन एक बच्चा पढ़ रहा था, मैंने कहा वेजिटेबल ऑर्गन नहीं है, यह वेस्टिजियल ऑर्गन। और मैं कहता हूं कि ये जो है ना टॉपिक, ये बोर्ड वालों का फेवरेट है, ठीक है ना, बोर्ड वालों का
फेवरेट, ठीक है ना, ये बोर्ड वालों का फेवरेट है, तो इसमें हम थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे। इसका मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ डीजनरेटेड, डीजनरेटेड मतलब जो जिसका धीरे धीरे जो खत्म हो रहा है, ठीक है ना। अच्छा, अंडर डेवलप, जो पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ ऐसा ऑर्गन, इनके बारे में हम स्टडी करते हैं, ठीक है। चलो समझेंगे कि क्या है ये वेस्टिजियल ऑर्गन, ठीक है। तो देखो जैसे ये बंदर है, ओके, आपको दिख रहा होगा बंदर, बंदर के पास क्या होता है, बंदर के पास होता है पूंछ। पूंछ का पर्पस क्या है, इंसान, हम कहते हैं कि बंदरों से इंसान बना होगा, एप से इंसान बना होगा, चिंपांजी से इंसान बना होगा, ऐसा कहने वाले कहते हैं। अब मुझे बताओ कि ये बंदरों में पूंछ का क्या कारण था, व्हाट वाज द रोल ऑफ दिस पूंछ इन दिस बंदर्स, सोचने वाली बात। चलो ठीक है, फिर हम कहते हैं ना कि ये धीरे 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 एप से ह्यूमन बने बंदर एंड सो ऑन, तो कैसे इतना जो ग्रोथ हुआ कैसे, तो ये चीज में क्या हुआ होगा, उसके ऊपर कुछ वेस्टिजियल ऑर्गन से रिलेटेड पार्ट है, वो हम आराम से पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा। तो वेस्टिजियल ऑर्गन का सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं, जो एग्जाम में भी लिखना पड़ जाए, ये भी इंपॉर्टेंट है। सम स्ट्रक्चर, कोई ऐसा स्ट्रक्चर या फिर कोई ऐसा ऑर्गन, कोई स्ट्रक्चर हो सकता है या फिर कोई ऑर्गन हो सकता है, अंडर डिफरेंट सिचुएशन, अलग अलग सिचुएशन के कारण वो यूजलेस हो गया। जैसे पूंछ पहले बंदरों के अंदर बड़ा यूजफुल था, मगर इंसानों के अंदर किसी कारणवश वो क्या हो गया, यूजलेस हो गया। ओके, अच्छा, दिस एग्जिस्टिंग ऑर्गन्स अंडरगो ग्रेजुअल चेंज, तो ये जो एग्जिस्टिंग ऑर्गन है, जैसे एग्जांपल ले हम पूंछ की बात कर रहे हैं, तो ये पूंछ ग्रेजुअली धीरे 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 इसके अंदर बदलाव आया होगा, चेंजेस आए होंगे, दे बिगेन टू डीजनरेट, और धीरे धीरे वो क्या होने लगे होंगे, धीरे धीरे वो डीजनरेट होने लगे होंगे, खत्म होने लगे होंगे ऐसे सिचुएशन में, क्योंकि अब वो यूजलेस हो चुका है, ठीक है। अच्छा, इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर फॉर अ स्ट्रक्चर टू डिसअपियर, एक स्ट्रक्चर को डिसअपियर होने के लिए हजारों साल लग जाता है, ऐसा नहीं है कि आज काम नहीं आया कल खत्म हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होता, ठीक है। चलिए, तो अब यहां पे ध्यान से देखो, ये वाला एग्जांपल यहां पे आपको दिख रहा होगा, इसको कहते हैं अपेंडिक्स, ठीक है ना। तो अपेंडिक्स इज यूजलेस इन ह्यूमन, इंसानों के अंदर अपेंडिक्स अगर बढ़ जाता है तो ऑपरेशन करना पड़ता है अपेंडिक्स का, तो अपेंडिक्स कैसा ह्यूमंस के अंदर, ह्यूमंस के अंदर अपेंडिक्स यूजलेस है, लेकिन वही अपेंडिक्स की अगर मैं बात करूं तो जो रिमिनेंट्स होता है, रिमिनेंट्स मतलब जैसे कच्चा घास खाते, ओके, उसके बाद उसको फटाफट फटाफट खाते हैं, बाद में उसको बाहर लाते हैं और फिर उसको चबाते हैं, समझ रहे, फटाफट खा के बाद में चबाते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं अपेंडिक्स विच इज यूजलेस टू ह्यूमन इज यूजफुल एंड फुल्ली फंक्शनल, पूरी तरीके से काम करता है रिमिनेंट्स के अंदर, मतलब एक ऑर्गन जो दोनों ऑर्गेनिज्म के अंदर है, ओके, बट किसी एक के अंदर फंक्शनल है आज भी और किसी फुल्ली फंक्शनल है, किसी एक के अंदर इतना फंक्शनल नहीं है, डीजनरेट हो रहा है, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा शायद, ठीक है। अच्छा, अगला देखो यहाँ पे, ये कान का जो ईयर पिन है, इसका क्या काम है, सोच के देखो, इससे क्या करते हो तुम बोलोगे सर साउंड कलेक्ट होता है, वेरी गुड, लेकिन अगर ये कान को हटा दिया जाए ऑपरेट करके तो क्या तुम साउंड को कलेक्ट तो नहीं कर पाओगे, सोच के देखो, ठीक है। अच्छा, लेकिन जो कुत्ते बिल्ली होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे ही कुछ मैटर होता है उनका कान खड़ा हो जाता है राइट। तो मैं कह सकता हूं मसल ऑफ ईयर पिन्ना, जो हमारे ईयर पिन्ना का ये मसल है, विच इज यूजलेस टू ह्यूमन, इंसानों के लिए कैसा है, यूजलेस है, पर वो पूरी तरीके से यूजफुल है, एनिमल्स के अंदर ईयर पिन्ना का कुछ पर्पस होता है, ठीक है। अच्छा, टेल बोन, जिसको कॉकिक्स भी बुलाते हैं, ठीक है ना, तो ये जो टेल बोन है, ठीक है ना, या फिर जो बॉडी पे तुम्हारे हेयर्स है, अब तो तुम कपड़े पहनने लगे हो ना, पहले इंसान कपड़ा नहीं पहनता था तो यूजफुल था, लेकिन अब तो हम कपड़े पहनने लगे तो मेरे छाती पे इतना बाल क्यों है, सोचने वाली बात है, ठीक है। विजडम टीथ, अगर ये बढ़ जाए बहुत दर्द देता है, इसको उखाड़ना पड़ता है, अक्कलाची दांत, ओके। तो ये सारे जो एग्जांपल है, ये सारे एग्जांपल कैसे हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन के, और ये उसका डेफिनेशन बोल लो जो आपको याद रखना है, ओके। क्या है, डीजनरेटेड और अंडर डेवलप्ड यूजलेस ऑर्गन, जो डीजनरेट हो चुका है या पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ, एक यूजलेस ऑर्गन है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसको हम वेस्टिजियल ऑर्गन बोलते हैं, ठीक है ना, उसको हम लोग वेस्टिजियल ऑर्गन बोलते हैं। अब यहां तक अगर तुम्हें चीजें समझ में आए तो 6 में से 3 चीजों को तो तुमने ऑलरेडी समझ लिया है, तो बल्ले 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 कर लो और ध्यान से सुनो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट अ वेस्टिजियल ऑर्गन। अब यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गन्स है, इसमें से वेस्टिजियल ऑर्गन कौन सा नहीं है तुमको ये सोच के बताना है। टेल बोन नहीं है, विजडम टीथ नहीं है, बॉडी हेयर नहीं है, डुओडेनम, क्या हमने इसका नाम पढ़ा, सोचो सोचो, चलो आगे बढ़ते हैं। अपेंडिक्स इज यूजफुल इन डैश, किसके अंदर अपेंडिक्स यूजफुल होता है, आपको नीचे कमेंट में जवाब देना। देखो सवाल डालने का पर्पस ये है कि तुम जवाब दो, ये तुम्हारा सीरियसनेस दिखाता है, अगर यहां तक देख रहे हो तो कमेंट में जवाब दो, वीडियो पे 25,000 लाइक्स का टारगेट है तो शेयर करो उसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, और एक छोटी सी बात पहले करना चाहता हूं मैं आगे बढ़ने से पहले, अभी 2026 में ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, जून के महीने में, ठीक है ना, और ये कोई भी बच्चा कभी भी देखेगा, सिलेबस चेंज नहीं हो रहा तो ऑब्वियसली ये हेल्पफुल रहेगा। तो 2026 में मधुरा ने 100% स्कोर किया था हमारे बैच से, 2025 के बैच से,
ठीक है, तो 26 में रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं। 4 बच्चों ने 100% स्कोर किया अब तक। 2026 के बैच में 201 बच्चों ने 90% एंड अबव स्कोर किया। 316 बच्चों ने 85% एंड अबव स्कोर किया था 2026 के बैच से, और 71 बच्चे अपने अपने रिस्पेक्टिव स्कूल में फर्स्ट रैंक करते हैं। और इनमें से कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने बाद में पेपर को रीचेकिंग के लिए भेजा और उनका परसेंटेज इंप्रूव हो चुका है। समझ रहे हो आप? तो बहुत ही तगड़ा बच्चों ने स्कोर किया था। और ये करते कैसे स्कोर? ये करते हैं महाराष्ट्र के बेस्ट ऑनलाइन बैच से, विच इज आरंभ बैच। ये आरंभ की पूरी टीम है बच्चों। ये जो है ना, हमने आरंभ की पूरी टीम है, सुपर्ब सॉलिड टीम, महाराष्ट्र के बेस्ट टीचर्स। अब तक आपने मेरे लेक्चर को देख के अंदाजा लगा लिया होगा कि भाई किस लेवल का पढ़ाया जाता होगा 10th स्टैंडर्ड के बच्चों को, ठीक है। तो आरंभ बैच इंग्लिश मीडियम और सेमी इंग्लिश मीडियम इन दोनों ही लोगों के लिए है, ठीक है। अभी आरंभ के 6.0 बैच में एडमिशन चालू है। 2026 में 2 बैचेस आते हैं, 6.0 और रीलोडेड। तो आप अगर ये वाला बैच ज्वाइन करते हो तो रीलोडेड वाला अल्टीमेटली आपको फ्री मिलता है, जो दिवाली में आता है, ठीक है। ये मेरा कमिटमेंट है। चलिए आगे बढ़ता है। ये पूरे बच्चे जो पास्ट बैच के हैं, ये अभी देखो लास्ट ईयर के बैच के हैं। वेंकटेश जिसने 100% स्कोर किया था, गुंजन ने भी 100% स्कोर किया था, संस्कृति ने, बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है ना। तो वो इन बच्चों को गाइड कर रहा था 2025 वाले बच्चों को, ठीक है ना, जिन्होंने 26 में एग्जाम दिया। तो ये सारे बच्चे भी बहुत अच्छा नंबर लेके आए। हम इनफैक्ट हम मधुरा के घर पे गए थे, फिर हम लोग यहाँ पे सौम्या के घर पे गए थे जो हमारे फर्स्ट टॉपर थी ये, और फिर सेकंड, दोनों को जाके हमने गिफ्ट दिया था। यहाँ पे मैं और पार्थ सर हैं, यहाँ पे मैं और गैलेक्सी मैम है, अगर आप देखोगे तो, ठीक है। और ये क्लास इस तरीके से होता है, तो क्लास के अंदर आप डाउट भी पूछ पाते हो। बहुत लोगों को ये डाउट होता है कि ऑनलाइन में डाउट कैसे पूछेंगे, तो जूम पे डाउट क्लियरिंग सेशन होता है। पीछे फोटो दिखाया मैंने, सारे बच्चे थे, राइट। और इस तरीके से भी डाउट क्लियरिंग सेशन होता है। इसको हम लोग बोलते हैं अपना रेज अ हैंड, ठीक है ना, रेज अ हैंड। ओके, तो यहाँ पे भी बच्चे वॉइस चैट कर सकते हैं, बात करके अपना डाउट क्लियर कर पाते हैं। ये पूरी टीम है, आप देख सकते हो। इंग्लिश मीडियम, सेमी इंग्लिश मीडियम, संस्कृत भी पढ़ाते हैं। सेमी इंग्लिश मीडियम को अलग से पढ़ाते हैं, इंग्लिश मीडियम को अलग से पढ़ाते हैं। तो आप इंक्वायरी जरूर करना अगर डाउट हो तो। बैच में ये सारे फैसिलिटीज आपको मिलते हैं, ठीक है ना। एक एक चीज बता देता हूँ। सबसे पहले सारे क्लासेस रिकॉर्डेड नहीं होते, लाइव होते हैं। एक बार लाइव खत्म हो जाए तो उसकी रिकॉर्डिंग रहती है। आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करा जाता है। मोबाइल, पीसी, टैबलेट, चाहे आपके पास एक एंड्रॉइड फोन हो या एप्पल का आईपैड हो, आईफोन हो, कुछ भी हो, चल जाएगा, ठीक है। हर एक चैप्टर के बाद डाउट क्लियरिंग सेशन होता है, जो कि हम लोग जूम पे करते हैं या गूगल मीट पे करते हैं, जो कि आपको फोटो दिखाया था, ठीक है। उसके बाद लाइव रिवीजन होता है, एग्जाम से पहले पर्सनल मेंटोरशिप दिया जाता है। आपके पास टीचर्स का पर्सनल नंबर होता है जिसपे आप कॉल करके बात कर पाते हो। और टेस्ट सीरीज होता है, सब्जेक्टिव भी ऑब्जेक्टिव भी। तो यहाँ पे देखो, जैसे सब्जेक्टिव पेपर है, इस तरीके से आप पेपर लिखते हो, हमारे ऐप पे सबमिट करते हो और टीचर्स आपको चेक करके देते हैं। तो ये भी होता है, ठीक है। अगर कोई भी आपको इसके बारे में कोई भी प्रश्न हो, देखो डिस्क्रिप्शन में मैंने एप्लीकेशन का लिंक, वेबसाइट का लिंक ये सब डाल दिया है। बट स्टिल अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इन दोनों में से किसी भी नंबर पे कॉल करके अपनी इंक्वायरी करिए, उसके बाद बैच ज्वाइन करिए। पर ज्वाइन जरूर करिए क्योंकि, और कॉल जरूर करिए पूछने के लिए, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द महाराष्ट्र का बेस्ट ऑनलाइन बैच। अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो, टाइम मैनेज करना चाहते हो, तो ये आपको सारी चीजें दे देगा, ठीक है। तो वेस्टिजियल ऑर्गन आप लोगों ने समझ लिया, आप लोगों को एनाटॉमिकल एविडेंसेस और साथ ही साथ मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस भी समझ में आ गया है। अब हम बात करने वाले हैं अबाउट अनदर थिंग। अब कई बार क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देता हूं कि मैं आपको क्या पढ़ाने जा रहा हूं और उसका इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है ना। तो सबसे पहले समझते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स, मतलब बहुत सारे जीव जंतु जमीन के अंदर ब्यूरिड हो जाते हैं, क्या कहते हैं, दफन हो जाते हैं, अंदर चले जाते हैं, अंदर ही रह जाते हैं। क्यों? कई बार मान लो कोई डिजास्टर आ गया, जैसे कि फ्लड। ओके, मान लो कि कई बार ऐसा हो सकता है कि अर्थक्वेक आ गया, वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, और इसके कारण लाखों जानवर, हजारों जानवर मर जाते हैं और वो जमीन के अंदर चले जाते हैं। अब ऐसा ही एक जानवर हमें खुदाई करते वक्त मिला। ओके, और ये जानवर, ठीक है ना, ये जैसे ये तुम देख सकते हो, ऐसे हड्डियां मिली है हमें। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आपको केवल हड्डियां ही मिलेंगी। मिलने के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपको इस तरीके से एक इंप्रेशन मिल जाए, एक कोई रेमिनेंट्स मिल जाए, कोई छापा मिल जाए उसका। समझ रहे हो कि अरे ऐसा जानवर था। ओके, गेट इट। तो आपको क्या क्या मिल सकता है? आपको रेमिनेंट्स मिल सकता है, इंप्रेशन मिल सकता है ऑफ सच ऑर्गेनिजम्स जो कि जमीन के अंदर रह चुके हैं, ठीक है ना। अब इसको हम फोसाइल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोसिल्स। गेटिंग इट? तो अब ये क्या होता है, कैसे होता है और इसका क्या इंपॉर्टेंस है, हमारे इस टॉपिक में ये समझते हैं। ये देखो, ये जानवर है, बहुत साल पहले रह गया और ये आपसे एक सवाल पूछ रहा है, व्हाट इज माई एज, मेरा उम्र क्या है। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये 100 साल पुराना है कि 200 साल पुराना है कि 300 साल पुराना है? इसके लिए यूज होता है हमारा एक मेथड जिसको हम बोलते हैं कार्बन डेटिंग मेथड। ओके, अब ये कार्बन डेटिंग मेथड क्या है मैं आपको पहले ये समझाता हूं, क्योंकि हो सकता है कि आपके एग्जाम में एक आध मार्क्स के लिए कार्बन डेटिंग पूछ ले, और मैं आपको एकदम कहानी से सुनाने वाला हूं। तो हमारे पास
ये एक जंगल था, इस जंगल का नाम था वन। ओके, इस जंगल का नाम था वन, और वन के अंदर बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड भी था। अब कार्बन डाइऑक्साइड के लिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, दो प्रकार के कार्बन होते हैं, एक होता है कार्बन 12 और एक होता है हमारा कार्बन 14, ठीक है ना। एक होता है कार्बन 12 और एक होता है कार्बन 14। अब याद रखो, कार्बन 12 एक नॉर्मल कार्बन है और कार्बन 14 रेडियो एक्टिव कार्बन है, यानी कि थोड़े समय बाद गायब, विलुप्त हो जाएगा। ओके, अच्छा, कार्बन 12 भी है, कार्बन 14 भी है, और हमारे जंगल यानी कि वन के अंदर बहुत सारा ऑक्सीजन भी था। क्या था? बहुत सारा ऑक्सीजन भी था। अब ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में प्रेम मोहब्बत के साथ बनाते हैं आपस में आकर के कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारे कार्बन 12 ने भी ऑक्साइड बनाया और कार्बन 14 ने भी ऑक्साइड बनाया, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। और ये कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ क्या करेगा, हमारा जो वन के अंदर बहुत सारा पेड़ है, ये पेड़ पौधा अपना खाना बनाने के लिए इसको क्या करेगा, खा लेगा, ठीक है ना, ये उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, तो ये घास ने एब्जॉर्ब किया, इस पेड़ ने एब्जॉर्ब किया। तो यहां तक स्टोरी बड़ी सिंपल है। वन के अंदर कार्बन 12 था, कार्बन 14 था और बहुत सारा ऑक्सीजन था। ऑक्सीजन कार्बन 12 और 14 के साथ मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो कुल मिला के दो ग्रुप ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये पेड़ ने एब्जॉर्ब किया, एक कार्बन 12 वाला और एक कार्बन 14 वाला। कार्बन 14 वाला रेडियो एक्टिव है, इतना हमें याद रखना है। चलिए, अब यहां पे हमारी एक प्यारी सी गैया भी थी, इसका नाम है गैया। ओके, तो ये गैया आई, ऐसे और भी गैया होंगी यहाँ पे, ठीक है ना। और ये गैया आई, और गैया दूसरी गैया भी हो सकती है कोई, ठीक है ना। गैया खाई घास, तो गैया घास खा रही है, घास के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गया था और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ गया था कार्बन 12 और कार्बन 14। तो घास के अंदर कार्बन 12 भी है, कार्बन 14 भी है, और गैया घास खाई, कार्बन 12 वाला घास खाई, खाते खाते कार्बन 14 वाला घास खाई, गैया घास खाई, किप्स खाई, किप्स खाई, किप्स खाई। जब तक गैया जिंदा है, गैया घास खाते रहेगी वन के अंदर। अब ये घास खाते रहेगी तो इसके अंदर कार्बन 12 और कार्बन 14 समहाउ एक बैलेंस क्रिएट होता रहता है, जब तक गैया जिंदा है। जब तक गैया जिंदा है तब तक कार्बन 12 और कार्बन 14 का एक बैलेंस क्रिएट होता रहेगा, क्योंकि गैया घास खाती रहेगी, खाते रहेगी, खाते रहेगी। अब लेकिन एक समय ऐसा आएगा, ठीक है ना, द रेशियो रिमेन्स कांस्टेंट, बैलेंस होता रहता है, ठीक है ना, कार्बन 12 और कार्बन 14 का। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब गैया मर जाती है, ठीक है ना, कोई जानवर मर जाता है। जिस दिन ये गैया मर जाएगी, ठीक है ना, उस दिन क्या होगा, ठीक है, रेशियो बिटवीन कार्बन 12 एंड कार्बन 14 बदलने लगेगा। ठीक है, जैसे जैसे समय गुजरेगा, जैसे जैसे समय गुजरेगा, ठीक है ना, द डेथ ऑफ द प्लांट्स और एनिमल्स कैन बी कैलकुलेटेड। कितना समय गुजर चुका है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, मेजर करके कार्बन 14 का रेडियो एक्टिविटी, क्योंकि जो रेशियो है कार्बन 14 और कार्बन 12 का बॉडी में, वो चेंज होता रहता है। जब तक जिंदा रहता है तब तक वो कांस्टेंट रहता है, लेकिन जैसे ही एक जानवर मर जाता है वैसे ही ये रेशियो क्या होता है, डिसबैलेंस होने लगता है। और उस चेंज के कारण हम क्या कर सकते हैं, किसी भी जानवर का एज कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं कार्बन डेटिंग, क्योंकि यहां पे कार्बन इन्वॉल्व था, इसके लिए इसको कार्बन डेटिंग बोलते हैं। अच्छा, अब क्योंकि आपको पता है कि हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कौन कब मरा, कितने साल पहले मरा, और एक जाहिर सी एक नॉर्मल सी बात है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, जो पहले मरेगा वो कहां जाएगा, वो नीचे जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, जो उसके बाद मरेगा वो उसके ऊपर, और उसके बाद वाला उसके ऊपर। तो जब जमीन में खुदाई होती है, ठीक है ना, तो ये अलग अलग जमीन के लेयर्स हैं, ठीक है। और इन लेयर्स को अगर तुम ध्यान से देखोगे, जो तुम्हारे टेक्स्ट बुक के अंदर फोटो है, तो तुम्हें देखने को मिलेगा कि नीचे वाले लेयर में बहुत सिंपल सिंपल ऑर्गेनिज्म है जो बहुत पहले रहे होंगे, उसके बाद थोड़े कॉम्प्लेक्स हुए, उसके बाद थोड़े और कॉम्प्लेक्स हुए, फिर थोड़े और कॉम्प्लेक्स हुए, तो सिंपल से कॉम्प्लेक्स बना होगा। ये हमें समझ में आ रहा है यहां से। तो मैं क्या कहता हूं कि मुझे क्या समझ में आ रहा है, इट सीम्स दैट वर्टिब्रेट्स हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट मतलब जिनका वर्टिबल कॉलम नहीं था, पीछे रीढ़ की हड्डी, और वर्टिब्रेट मतलब जिनका रीढ़ का हड्डी होता है, ठीक है ना, मतलब वर्टिबल कॉलम होता है। तो हम कह सकते हैं कि सिंपल, ठीक है ना, ये वाले क्या होते हैं, ये सिंपल होते हैं, ठीक है ना, ये वाले थोड़े सिंपल होते हैं, और ये वाले कैसे होते हैं, ये वाले थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो हम कह सकते हैं सिंपल से कॉम्प्लेक्स बना होगा, और ये हम फोसाइल्स की स्टडी के मदद से कह रहे हैं। किसके स्टडी के मदद से कह रहे हैं, फोसिल्स की स्टडी के मदद से कह रहे हैं। इस एविडेंस को बोला जाता है पैलेंथोलॉजिकल एविडेंस। क्या बोला जाता है, जब हम फोसिल्स, रेमिनेंट्स, इंप्रेशंस, कार्बन डेटिंग के मदद से, इन सारे स्टडी के मदद से जब हम इस कंक्लूजन तक पहुंचते हैं कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स बना होगा, तो इसको हम बोलते हैं इवोल्यूशन का प्रूफ। लेकिन कौन सा प्रूफ है, पैलेंथोलॉजिकल एविडेंस है। समझ आया, इसको हम बोलते हैं पैलेंथोलॉजिकल एविडेंस। बड़ा सिंपल है, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं। अब अगला सुनो, सवाल देखो। इट सीम्स दैट वर्टिब्रेट्स हैव बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम डैश, इनवर्टिब्रेट्स
वर्टिब्रेट्स, रेप्टाइल्स, नन। तुम्हें कमेंट में जवाब देना है। अब अगला ध्यान से सुनना, अगला हमारा जो है वो है कनेक्टिंग लिंक। ओके, सेकंड लास्ट वाला ये हमारा है कनेक्टिंग लिंक। सो फार वी हैव स्टडीड मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, वेस्टिजियल ऑर्गन, देन वी हैव स्टडीड अबाउट पैलेंथोलॉजिकल, और अब हम पढ़ रहे हैं कनेक्टिंग लिंक्स। अब कनेक्टिंग लिंक क्या है? कनेक्टिंग लिंक कहता है इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, दोनों चीजें, तो दोनों के बीच में कोई लिंक होगा। मैं समझाता हूं, 3 एग्जांपल है, तीनों के तीनों याद रखने एग्जाम के लिए, ठीक है। सबसे पहले यहां पे ध्यान से देखो, कनेक्टिंग लिंक मतलब सम प्लांट्स एंड एनिमल्स, कुछ ऐसे हमारे पास प्लांट्स होंगे या फिर कुछ ऐसे एनिमल्स होंगे जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स दिखाते हैं, एक्सटर्नल कैरेक्टर्स दिखाते हैं, ठीक है ना, रिलेटेड टू 2 डिफरेंट ग्रुप्स, जो 2 ग्रुप्स के अंदर कॉमन होता है, उसको हम कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं। सिंपल, ये डेफिनेशन आज तक पूछा नहीं, बट समझने के लिए पढ़ लेते हैं। अब यहाँ पे ये जो जानवर है इसको हम बोलते हैं पेरीपैटस, और ये वाला जो है इसको बोलते हैं डक बिल्ड, सॉरी इसको बोलते हैं पेरीपैटस, इसको बोलते हैं डक बिल्ड प्लेटिपस। अब दोनों नाम में ना थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, तो यार आराम से सुनना, ये है पेरीपैटस और ये है डक बिल्ड प्लेटिपस। डक की तरह इसका मुख है ना, इसके लिए प्लेटिपस बोलते हैं इसको। अच्छा, अब ये दोनों को अगर आप देखोगे तो बोलोगे का सिमिलैरिटी है भैया। अच्छा, एक और सुनो, ये है तुम्हारा लंग फिश। क्या है ये? लंग फिश। तो ये 3 एग्जांपल है जो तुमको सबसे पहले याद रखना है कनेक्टिंग लिंक के लिए। वैसे तो और भी है, ब्लोनोग्लोसस, ठीक है, बट वो बात की बात है, जब एनिमल क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। तो ये तीनों याद रखोगे, पेरीपैटस है, प्लेटिपस और लंग फिश। अगर इतना भी याद रखते हो तो काम हो जाएगा। अब दूसरी चीज इसके अंदर क्या याद रखनी है कि अगर मैं ये पेरीपैटस को ले लूं, ठीक है, सॉरी ये अर्थवर्म है, सॉरी माय बैड, ओके, तो ये अर्थवर्म है। अर्थवर्म समझते हो तुम? गांडू, गांडुल क्या बोलते हैं इसको मराठी में, तो अर्थवर्म है ये, ठीक है ना। और यहाँ पे ये एनिलिडा से बिलोंग करता है। अब एनिलिडा क्या है? एनिमल क्लासिफिकेशन में हम लोग पढ़ेंगे साइंस 2 के अंदर, ठीक है। ओके, ये तुम्हारा एक क्रॉकरोज है, क्रॉकरोज। क्रॉकरोज जो है वो बनता है अर्थ्रोपोडा। वो किससे है? अर्थ्रोपोडा। जो हमारे बटरफ्लाईज होते हैं, स्कॉर्पियोन होता है, वो सब अर्थ्रोपोडा से आता है, ठीक है ना। अच्छा, अब ये है तुम्हारा पेरीपैटस। अब हम ऐसा कहते हैं, ध्यान से देखना, कि भैया ये एनिलिडा की अगर मैं बात करूं तो सेगमेंटेड बॉडी है इसका। पेरीपैटस का भी कैसा होता है? सेगमेंटेड बॉडी होता है। अच्छा, इसका एक थीन स्किन का लेयर होता है, बोलते हैं क्यूटिकल। थीन स्किन का लेयर है इसके ऊपर, जिसको थीन क्यूटिकल बोलते हैं, इसके अंदर भी वो होता है। और साथ ही साथ हम बोलते हैं पैरापोडिया लाइक ऑर्गन, मतलब ऐसे छोटे छोटे से ऐसा छोटे छोटे ऑर्गन होते हैं, जैसे यहां पे भी तुम्हें दिख रहा है, जिससे ये मूवमेंट करता है, तो इसको बोलते हैं पैरापोडिया लाइक ऑर्गन्स, जिससे लोकोमोशन करता है, मूवमेंट करता है। इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, सिमिलैरिटी है। तो मैं कहता हूं दोनों में कुछ तो कनेक्शन है। अच्छा, उसके बाद देखो, ये कॉकरोच को देखो, कॉकरोच के अंदर होता है ट्रैकियल रेस्पिरेशन, ठीक है ना, ट्रैकिया। उसके बाद यहाँ पे होता है ओपन सर्कुलेशन, पूरा बॉडी के अंदर खून होता है, ऐसा हमारी तरह वेन्स और आर्टरीज नहीं होती। इसके दोनों के अंदर ये सिमिलैरिटी है, ठीक है। तो मैं क्या कहता हूं कि ये जो अर्थवर्म है, इससे बना होगा शायद पेरीपैटस, और पेरीपैटस से शायद बना होगा कॉकरोच। मतलब ये जो हमारा पेरीपैटस है, ठीक है ना, ये एक कनेक्टिंग लिंक है, एक लिंक है, दोनों तरफ से जुड़ा हुआ है। किनके बीच का? एनेलिडा और अर्थ्रोपोडा का। तो हम ऐसा कह रहे हैं, ठीक है ना, कि शायद इवोल्यूशन ऐसे हुआ होगा, जैसे बंदर से इंसान बने ना, वैसे हम कह रहे हैं कि ये बीच का कनेक्टिंग लिंक है, क्योंकि इन दोनों की सिमिलैरिटी ये भाई शेयर करते हैं। ओके, तो ये कनेक्टिंग लिंक हो गया। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। आपको पता है रेप्टाइल्स अंडे देती है, सांप अंडे देती है, राइट। तो रेप्टाइल्स एग देती है, और जो हमारी गाय भैंस होती है, मैमल्स बोलते हैं इनको, ये अपने बच्चे को अपना स्तन पान कराती है, दूध पिलाती है, ठीक है ना, अपने खुद का। तो हम क्या कहते हैं, अब ऐसा माना जाता है कि रेप्टाइल से शायद मैमल बने होंगे, तो बीच का कोई कनेक्टिंग लिंक चाहिए ना। वो कनेक्टिंग लिंक कौन है? देखो तुम, रेप्टाइल जैसे अंडे देती है और मैमल्स अपने बच्चे को दूध पिलाती है, तो ये जो हमारा डक बिल्ड प्लेटिपस है, ये बिल्कुल अपने बच्चे को दूध भी पिलाता है और अंडे भी देता है। गेटिंग इट? तो इसको हम बोलेंगे कि ये कनेक्टिंग लिंक है। तो ये क्या करता है? लेज एग लाइक रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स की तरह अंडे देता है, और इसके पास मेमोरी ग्लैंड होता है, जिस और बॉडी पे हेयर होता है, जैसे गाय भैंस के होता है, ठीक है ना, मैमल्स की तरह। तो हम बोलेंगे कि ये कनेक्टिंग लिंक है। कौन? डक बिल्ड प्लेटिपस, रेप्टाइल्स और मैमल्स के बीच का कनेक्टिंग लिंक था। अब ये एक मछली है, लंग फिश, इसके पास लंग्स होता है सांस लेने के लिए, तो पानी के अंदर भी कर सकती है, सांस ले सकती है, बाहर भी। तो लंग फिश जो है परफॉर्म रेस्पिरेशन विथ लंग्स इरेस्पेक्टिव ऑफ बीइंग अ फिश। हालांकि मछली है पर लंग्स से रेस्पिरेशन करती है। तो हम कह सकते हैं कि जो एम्फीबियंस होते हैं, जो जमीन पे भी रह सकते हैं, पानी में भी रह सकते हैं, मछलियां केवल पानी में रहती है। एम्फीबियन जैसे मेंढक, फ्रॉग, वो जमीन पे भी रह सकता है, पानी में भी रह सकता है, ठीक है ना। तो मछलियों के और एम्फियंस के बीच में
जो हमारा लंग फिश है वो एक कनेक्टिंग लिंक है, हम ऐसा कह सकते हैं कि इट मस्ट बी अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन बोथ दिस टू, ठीक है, इन दोनों के बीच का। तो क्लियर हो रहा है, कनेक्टिंग लिंक भी समझ में आया। आप देखो सवाल है डैश इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा, ऐसे ही सवाल पूछेंगे आपसे, डैश इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन फिशेस एंड एम्फीबियंस, डैश इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स, तो उनका आपको जवाब देना है, ठीक है। चलिए अब अगला जो हमारा एविडेंस है वो है लास्ट एविडेंस, जिसका नाम है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। अब एम्ब्रियो मतलब क्या होता है आपको शायद पता होगा, ठीक है ना, एम्ब्रियो। अब मैं आपको दिखाऊंगा भी, जब एक बच्चा अर्ली स्टेज में, जैसे कहते हैं कि इंसान के बच्चे को पैदा होने में 9 महीना चाहिए होता है, तो जो अर्ली स्टेज होता है पहले 3 महीने 4 महीने, ठीक है ना, वो अर्ली स्टेज में जो बच्चा पेट के अंदर रहता है उसको पहले तो एम्ब्रियो बोलते हैं, धीरे धीरे उसको फिटस बोलते हैं, फिर बाद में बच्चा आता है, बेबी आ जाता है, राइट। तो हम एम्ब्रियो की मदद से अलग अलग जानवर का एम्ब्रियो को हम देखते हैं अर्ली स्टेज में। ओके तो यहां पे ध्यान से देखो, मैं आपको एक फोटो दिखाता हूं एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस के लिए। ये आप देखो नीचे देखना, सबसे पहले नीचे सबसे पहले आपको फिश दिखा रहा हूं, अब फिश नीचे है, ऊपर देखो, ये ऊपर वाला स्टेज देखना, ठीक है ना, ये वाला स्टेज देखना आप, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक स्लैमेंडर है, फिर हमारे पास टर्टाइज है, फिर हमारे पास एक चिक है, फिर हमारे पास एक रैबिट, और फिर हमारे पास एक मैन है, इंसान है। सब अलग है, सारे के सारे एक दूसरे से अलग है, बट अगर तुम अर्ली स्टेज, ये देखो ये सारे एक दूसरे से लास्ट में अलग हो जाते हैं, राइट। बट अगर तुम इनका अर्ली स्टेज देखोगे तो अर्ली स्टेज में तुम्हें बहुत गहरी सिमिलैरिटी देखने को मिलेगी, मतलब बहुत ही तगड़ी सिमिलैरिटी है इनके अर्ली स्टेज में। नीचे बहुत अलग है, ऊपर बहुत तगड़ी सिमिलैरिटी दिख रही है। इसी सिमिलैरिटी से हम कहते हैं कि इनका ओरिजिन शायद सेम रहा होगा, कॉमन एंसेस्टर रहा होगा। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस, एम्ब्रियो की स्टडी कर रहे हैं हम, तो हम क्या बोलते हैं यहां पे, ध्यान से पढ़ लो, सिमिलैरिटीज इन द इनिशियल स्टेज, स्टार्टिंग के स्टेज में जो सिमिलैरिटी होती है, जब डेवलपमेंट हो रहा होता है एम्ब्रियो का, इंडिकेट करता है कॉमन ओरिजिन, के सबका ओरिजिन कॉमन होगा इन सारे एनिमल्स और ह्यूमंस का। तो ये सारा ताम झाम पढ़ के हमें कुल मिला के समझ क्या आता है कि पहले हम बड़े सिंपल थे, धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होते चले गए। ये प्रूफ है किसका, इवोल्यूशन का प्रूफ है ये। ओके अब यहां देखो, सिमिलैरिटीज इन द इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो रेफर्स टू द डैश एविडेंस, मॉर्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल कनेक्टिंग लिंक, एम्ब्रियोलॉजिकल क्या है वो तुम्हें जवाब देना है नीचे कमेंट में। अब हमारा अगला वाला जो टॉपिक है वो है डार्विन्स थ्योरी। ये डार्विन्स थ्योरी भी अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में अलग अलग तरीके से इसको पूछा गया है, अपने आप में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बोर्ड वालों ने इसको बहुत बार अलग अलग तरीकों से पूछा है, ठीक है। अब डार्विन्स थ्योरी क्या है, तो हमारे पास सर डार्विन थे, ठीक है ना, डार्विन ने ही दिया था डार्विन्स थ्योरी, और इन्होंने एक बुक भी लिखा, तो सबके बारे में जानेंगे। तो पहले थोड़ा सा कहानी को समझते हैं। तो डार्विन, ठीक है ना, इन ईयर 1831 20 ईयर ओल्ड चार्ल्स डार्विन, 22 साल की उम्र में ये क्या हुआ, ये एक वॉयज पे निकले, एक यात्रा पे निकले, ठीक है ना, समुद्री यात्रा पे निकले और एक आइलैंड पे पहुंचे। ओके मतलब एक समुद्र के किनारे कहीं तो एक आइलैंड पे पहुंचे जहां पे एक बड़ा सा जंगल था। अब जंगल के अंदर थी बहुत सारी डाइवर्सिटी, जंगल के अंदर क्या थी, बहुत तगड़ी डाइवर्सिटी, और उस डाइवर्सिटी के अंदर अलग अलग प्लांट्स, अलग अलग एनिमल्स, इन सब की उन्होंने क्या की, स्टडी की, और वहां पे इन्होंने अपना एक किताब लिखा, द ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, की स्पीसीज का ओरिजिन कैसे होता है, एक नया स्पीसीज बनता कैसे, ओके एक स्पीसीज सर्वाइव कैसे करता है, एक स्पीसीज आगे कैसे बढ़ता है, इसके ऊपर भाई साहब ने एक पूरी किताब लिखी। और इसके अंदर एक लॉ था, ये किताब है, इस किताब के अंदर एक लॉ था, द थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। जो थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है वो कहीं ना कहीं इवोल्यूशन की तरफ इशारा करता है, इसीलिए हम इसको पढ़ते हैं। ओके द थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, की नेचर सिलेक्ट करता है कि कौन रह पाएगा कौन नहीं रह पाएगा, और इसके बहुत सारे अलग अलग एग्जांपल्स आपको देखने को मिल जाएंगे, हम भी कोई एग्जांपल लेके समझेंगे। तो इस थियरी में इन्होंने कुछ कुछ पॉइंटर्स लेके जो आपको याद रखनी है, बिल्कुल याद रखनी है, ठीक है, पीछे की कहानी याद नहीं रखनी, ये सब बातें याद रखनी है। ऑल द ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस प्रोलिफिकली, हर जानवर भर भर के बच्चे पैदा करता है। ओके इंसान का भी गोल यही है कि बच्चे पैदा करो, जितना कर सकते हो करो, समझ रहे हो, जानवरों का भी गोल यही है कि जितना ज्यादा बच्चे पैदा कर सकते हो करो। ओके तो हर एक जानवर दबा बहुत सारे बच्चे पैदा करता है। ऑल द ऑर्गेनिज्म, और ये जो भी बच्चे हैं, जो भी जानवर है एक दूसरे से, ठीक है ना, दे कंपीट विद ईच अदर इन लाइफ थ्रेटनिंग मैनर, जिंदगी और मौत का सवाल है, इस तरीके से जानवर एक दूसरे से लड़ते हैं, इंसान भी लड़ते हैं। ओके तो जानवर एक दूसरे से इस तरीके से लड़ते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, जैसे जिंदगी और मौत का सवाल है। ओके ये तीसरा पॉइंट अब देखो, ऑल द ऑर्गेनिज्म कंपीट विद ईच अदर इन लाइफ थ्रेटनिंग मैनर, लेकिन लड़ते क्यों है,
सवाल ये उठता है क्यों लड़ते हैं? तो भैया ये खाने के लिए लड़ते हैं, ये शेल्टर के लिए लड़ते हैं, ये एक दूसरे के साथ मेटिंग के लिए लड़ते हैं कि अब मेटिंग होगी तभी तो आगे नए बच्चे पैदा होंगे, ठीक है ना सर। और इसमें जीतता कौन है? जो सबसे फिट होता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है। तो ये फूड शेल्टर खाने के लिए, रहने के लिए, इलाके के लिए और मेटिंग के लिए, पार्टनर के लिए लड़ते हैं, और जो फिट होता है वो क्या होता है? इसमें सरवाइव कर पाता है। चलिए बहुत बढ़िया बात है। अब एक एग्जांपल लेते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन क्या है, नेचर कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है। थोड़ा सा बेसिक आप समझोगे ना तो आपको समझ में आएगा। तो दो, एक रेगिस्तान है, रेगिस्तान का रंग आप देख ही रहे हो, और दो प्रकार के चूहे हैं यहाँ पे, थोड़े से डार्क वाले हैं, थोड़े से लाइट वाले हैं, और सफेद चूहे हैं। ओके, अब यहाँ पे एक ईगल है, ईगल को चूहा खाना बहुत पसंद है। ईगल रानी मुझे चूहा पसंद है। तो चूहा पसंद है तो ईगल घूम रहा कौन सा चूहा खाऊं, और ईगल काफी ऊपर उड़ता है, राइट। तो रेगिस्तान में बहुत आराम से ईगल को कौन सा चूहा दिख गया? ईगल को सबसे पहले दिखा व्हाइट चूहा। एक व्हाइट चूहे को ईगल उठाया, बोला लेके गया, ओ आज पार्टी पार्टी पार्टी। तो ईगल ने पार्टी करना स्टार्ट किया, एक चूहा लेके गया, फिर दूसरा लेके गया, फिर उसके दोस्त आए ईगल के, तीसरा लेके गया, चौथा लेके गया। ये व्हाइट चूहे बेचारे कह रहे हैं साडा की कसूर हमने क्या किया, हमें क्यों खाया जा रहा है? ईगल स्वादिष्ट चूहे यहां दिख रहे हैं तो उसको क्यों नहीं खा रहा है? पर ईगल को व्हाइट चूहे खाने हैं। क्यों? क्योंकि ईगल को ऊपर से सबसे आसानी से जो चूहे दिख रहे हैं वो है व्हाइट चूहे, ईगल को बहुत आसानी से दिख रहे हैं, इसलिए ईगल उसको ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, स्नैक्स में खत्म किए जा रही है। उसके बाद क्या हुआ कि ये जो दूसरे चूहे थे इनको खाया। तो इन दोनों चूहे के बीच में, ठीक है ना, व्हाइट चूहे को सबसे पहले कुर्बानी देनी पड़ी, बाद में किसी और की पड़ी होगी, नहीं पड़ी होगी, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बीच बीच में इनको भी लेके गया, लेकिन व्हाइट की पॉपुलेशन अचानक से घट गई। क्यों घट गई? क्योंकि बेचारे का कलर ऐसा था जो ऊपर से ही नजर आ जाते हैं। नेचर ने ही इनको ऐसा बनाया जिससे ये ईगल को ऊपर से ही नजर आ रहे हैं। नेचर ने ही इनको ऐसा बनाया, समझ रहे हो? तो हम कहते हैं कि ओनली दोज ऑर्गेनिज्म सस्टेन विच शो द मॉडिफिकेशन, जो अपने अंदर बदलाव करने की क्षमता रखती है। इसेंशियल फॉर विनिंग द कंपटीशन, कंपटीशन है कि व्हाइट चूहे खाऊं कि ब्राउन चूहे खाऊं। अब अगर व्हाइट वाले अपने आप को ब्राउन कर लेते तो बच जाते, थोड़ा तो बचते, लेकिन नहीं, जो अपने आप के अंदर मॉडिफिकेशन करता है, बदलाव लाता है, वही कंपटीशन में जीतता है। अच्छा, जो बच गया, सस्टेनिंग सिलेक्टेड ऑर्गेनिज्म जो बच गए, वो फिर रिप्रोडक्शन करते हैं, अपने जैसा दूसरा प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, नया स्पीसीज प्रोड्यूस करते हैं, और वो क्यों बचे, वो कैरेक्टर धीरे धीरे कैरी होता है। तो जब एक ब्राउन चूहा बच्चे पैदा करेगा तो ऑब्वियस सी बात है व्हाइट चूहा तो नहीं हो जाएगा, और अगर व्हाइट होगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो ब्राउन चूहा समवेयर ब्राउन शेड में ही कोई बच्चा पैदा करेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपने अंदर, उसके अंदर नेचर ने एक बदलाव किया, उसको ब्राउन कर दिया, जिससे उसको एक एडवांटेज मिल रहा है। और ऐसे बहुत सारे अलग अलग एग्जांपल लेकर के आप इस चीज को समझ सकते हो। अच्छा, अब क्या हुआ कि डार्विन ने ये नेचुरल सिलेक्शन का थ्योरी दिया, जिसको मैंने एक एग्जांपल से आपको समझाया, एग्जांपल एग्जाम में नहीं पूछेंगे, ठीक है। पर उसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने ऑब्जेक्शंस उठाई, बहुत सारे लोगों ने क्या किया उसके ऊपर, डार्विन्स थ्योरी वाज वाइडली एक्सेप्टेड, लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया बहुत लंबे समय तक, लेकिन कुछ ऑब्जेक्शंस भी उसके ऊपर उठाए गए थे डार्विन थ्योरी के ऊपर। तो वो ऑब्जेक्शन मेनली, ठीक है ना, 3 टाइप के ऑब्जेक्शन है जिसको आपको याद रखना है, और ये 3 मार्क्स के लिए एग्जाम में बहुत बार पूछा है। मेनली आपको ऑब्जेक्शन याद रखना है, ठीक है ना। नेचुरल सिलेक्शन इज नॉट द ओनली फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन। डार्विन ने जो किताब लिखा उसमें उन्होंने बोल दिया इवोल्यूशन के लिए नेचुरल सिलेक्शन रीजन है, बट ऐसा नहीं कि केवल नेचुरल सिलेक्शन से ही इवोल्यूशन हो रहा है, नॉट ओनली द रीजन, और भी रीजन हो सकते, लोगों ने ये कहा। समझ रहे हो? कह रहे हो कि तुम मोटा हो रहे हो, ओके मोटा हो रहा हूं, पर खाने के कारण हो रहे हो, नो 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 नो, ओनली मैं जो ओवर ईटिंग कर रहा हूं वही केवल रीजन नहीं है मेरे मोटा होने का, मेरा स्ट्रेस भी एक रीजन है मेरा मोटा होने का, मेरी फिजिकल एक्टिविटी कम है वो भी एक मेजर रीजन है मेरा मोटा होने का, ठीक है ना, मेरे हार्मोन शायद बैलेंस नहीं हो रहे वो भी एक रीजन है मेरा मोटा होने का। खाना इज नॉट द ओनली रीजन, समझ रहे हो? तो इसी तरीके से नेचुरल सिलेक्शन इज नॉट द ओनली रीजन फॉर द इवोल्यूशन। सिंपल सी बात है, बड़ा सिंपल पॉइंट है, तुम आराम से याद रख लोगे। अच्छा, अगला वाला क्या है, डार्विन डज नॉट मेंशन एनी एक्सप्लेनेशन अबाउट यूजफुल एंड यूजलेस मॉडिफिकेशन। कौन से मॉडिफिकेशन यूजलेस है, कौन से मॉडिफिकेशन यूजफुल है, उसके बारे में कुछ खास एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया है अगला टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे, लमार्क ने, ठीक है ना। अगला जो हम पढ़ेंगे लमार्किज्म, उसमें लमार्क ने इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया, ठीक है। अच्छा, देयर इज नो एक्सप्लेनेशन अबाउट स्लो, जो धीरे धीरे बदलाव होता है, अचानक से जो बदलाव हो जाता है, उसके बारे में इन्होंने कोई भी वो नहीं दिया है। जो अचानक से हो जाता है
उसको म्यूटेशन कहते हैं ना, जो एक समय के बाद अचानक से दिखने को लग जाता है, म्यूटेशन। तो इन चीजों के बारे में इन्होंने कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। तो ये सब दिक्कत थी किसके साथ? डार्विन थ्योरी के साथ। तो डार्विन थ्योरी में क्या क्या इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले डार्विन का थ्योरी क्या है? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो मैंने आपको 2-3 लाइन बताया था। उसके बाद आपके 3 ऑब्जेक्शन, ये बिल्कुल याद रखना। बाकी तो मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको कहानी बताया। चलो बढ़िया है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो है जीन लमार्क, जॉन जीन जो भी बोलो, तो लमार्किज्म। ओके, अगला जो टॉपिक है दैट इज लमार्किज्म। अब लमार्क कुछ ऐसे दिखते थे बड़े प्यारे से, ओके। और लमार्क ने कुछ, ये माल मटेरियल है जो मैं तुमको सिंपल एक फ्लो बताना चाहता हूं कि यहाँ पे है क्या जो हम पढ़ने वाले हैं। बट ये थोड़ा बाहर चला गया, इसके लिए मुझे माफ कर देना। ओके, चलो यहाँ पे देखो। तो एक्टिवेट्स और एक्टिविटीज, एक्टिवेट लिख दिया है, एक्टिविटी है ये, एक्टिविटी, ओके। एक्टिविटी और लेजीनेस ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म। अब कोई भी ऑर्गेनिज्म, बहुत सारा उदाहरण लेंगे आगे, ठीक है ना, बहुत सारा उदाहरण लेंगे। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म के बारे में सोचो जो अपनी कोई एक्टिविटी दिखा रहा है, बॉडीली कोई एक्टिविटी कर रहा है, या फिर बड़ा लेजीनेस दिखा रहा है, बहुत लेजी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना। तो वो जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या एक्टिविटी कर रहा है या फिर कितना लेजी है, उसके हिसाब से उसके बॉडी में एक्सटर्नल चेंजेस आते हैं। क्या आते हैं? एक्सटर्नल चेंजेस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, जिसको हम लोग बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, ठीक है। उसके अंदर कुछ एक्सटर्नल चेंजेस आते हैं और वो एक्सटर्नल चेंजेस इवोल्यूशन में कंट्रीब्यूट करता है, ओके। ही कॉल्ड दिस एज प्रिंसिपल ऑफ यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन। इन्होंने इसको बोला लमार्किज्म या फिर प्रिंसिपल ऑफ यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन। यूज मतलब किसको मैं यूज कर रहा हूं, किसको मैं डिसयूज कर रहा हूं। समझ में आ रहा है? मैं क्या कर रहा हूं इसके हिसाब से मेरे बॉडी के ऊपर चेंजेस आएंगे। अगर मैं जिम जाऊंगा तो मेरी बॉडी बन जाएगी, और अगर बॉडी बन जाएगी तो आने वाले समय में मेरा इवोल्यूशन अच्छा होगा, ठीक है ना। बाकियों के मुकाबले बाकी बीमार हो जाएंगे, शायद मर जाएंगे, मैं जिंदा रहूंगा थोड़े ज्यादा दिनों तक, ओके। और यूज कर रहा हूं मैं अपने बॉडी को अच्छी तरीके से, और डिसयूज कर रहा हूं, नहीं यूज कर रहा हूं, मिस यूज कर रहा हूं, ठीक है। चलिए अब एग्जांपल के लिए समझते हैं। तो ये है हमारा सुंदर वन का दूसरा पार्ट, वन, ओके। नेक ऑफ द जिराफ। ये जो जिराफ है, जिराफ समझते हैं? जिराफ हिंदी में भी इसको जिराफ ही बोलते हैं मुझे लगता है, ठीक है। नेक ऑफ अ जिराफ हैज बिकम टू लॉन्ग। इतना लंबा गर्दन जिराफ का कैसे हो गया? पक 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 पक, मुर्गी खा गए? नहीं। नेक ऑफ द जिराफ हैज बिकम टू लॉन्ग ड्यू टू ब्राउजिंग ऑफ लीव्स। वो पत्ते खाता था, ऑफ टॉल प्लांट्स। गर्दन लंबा हो गया, उसने गर्दन का इस्तेमाल किया तो उसका गर्दन लंबा हो गया, और अगले जनरेशन तक लंबा होता चला गया, चला गया, चला गया, चला गया, चला गया। बढ़िया है जिराफ अंकल, बढ़िया है, ठीक है। जिराफ अंकल खुश हुए। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला, आयरन मैन, आयरन मैन, आयरन मैन, कैसे हो तुम आयरन मैन? मेरा फेवरेट कैरेक्टर है, ओके। एनीवे, तो आयरन मैन को साइड करते हैं। शोल्डर्स ऑफ आयरन स्मिथ। इमेजिन करो एक लोहार, हैज बिकम स्ट्रॉन्गर। उसका जो शोल्डर है वो स्ट्रॉन्ग कैसे बन जाता है? ड्यू टू फ्रीक्वेंट हैमरिंग मूवमेंट। बार बार हैमरिंग कर करके उसका शोल्डर बहुत मजबूत बन जाता है। एक एग्जांपल हो गया कि शोल्डर का इस्तेमाल कर रहे तो शोल्डर मजबूत हो रहा है। अगला देखो यहाँ पे, इमू या ऑस्ट्रिच के बारे में सोचो। इमू या फिर ऑस्ट्रिच, उसके जो विंग्स है वो वीक कैसे हो गए, कमजोर कैसे हो गए? अब जिसको हमने बात की जिराफ में यूज का, उसके अंदर यूज का, अब इसके ये कमजोर कैसे हो गए? ये उड़ क्यों नहीं पा रही थी? क्योंकि इसने इसका कोई इस्तेमाल ही नहीं किया। समझ रहे हो? एग्जाम्पल के लिए, एक डक का पैर इस तरीके का शेप कैसे आया उसके अंदर कि वो तैर सकता है, ठीक है। ये जो शेप आया ये इसलिए आया क्योंकि इसने इसको बार बार स्विमिंग के लिए इस्तेमाल किया। तो कुल मिला के समझ में क्या आया कि एक जानवर, ठीक है ना, कोई भी जानवर का एग्जाम्पल ले लो, ठीक है ना, कोई भी जानवर का एग्जाम्पल ले लो, उसके अंदर बदलाव इसलिए आया, फिर वो बदलाव नहीं आया क्योंकि उसने यूज किया या नहीं किया, ओके। दिस कैरेक्टर विल ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ये जो कैरेक्टर है वो, एक जिराफ का गर्दन अगर लंबा है तो बाकी जिराफ का भी धीरे धीरे गर्दन कैसे होंगे? लंबे होंगे, क्योंकि ये कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ट्रांसफर होगा। दिस इज कॉल्ड एज थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स और लमार्किज्म। इसको दो नाम से बोला जाता है। पहले देखो यहाँ पे मैं कलर बदल देता हूं पेन का, कि एग्जाम में आपको कंफ्यूजन ना हो। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो लोग किलिंग इट, 25,000 लाइक्स का टारगेट है। सुनो, इसका दो नाम है। पहला नाम है इसका थियरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, या फिर क्योंकि लमार्क ने दिया था तो लमार्किज्म। अब समझते हैं, ACQUIRAD, एक्वायर्ड, सही स्पेलिंग। कैरेक्टर का मतलब क्या होता है?
एक्वायर्ड कैरेक्टर का मतलब क्या होता है समझते हैं पहले। मान लो जब मैं पैदा हुआ था तो क्या मेरी बॉडी, अगर जितनी भी है उतनी ही, क्या मेरी बॉडी ऐसी थी? नहीं थी। मैं जिम जा जा करके, एक्सरसाइज कर करके, सूर्य नमस्कार कर करके अपने आप को मैंने स्ट्रांग बनाया है, मैंने अपने आप को एक्टिव बनाया है, बहुत मेहनत की है मैंने इसके लिए। तो ये वाला जो कैरेक्टर है फिटनेस, उसको मैंने एक्वायर किया है अपने जीवन काल में। समझ रहे हो? मैं बचपन से हमेशा खानदानी ऐसा नहीं था कि खानदानी हम लोग ऐसा शोल्डर वोल्डर लेके पैदा होते थे, नहीं, मैंने इसको एक्वायर किया है इस कैरेक्टर को। गेटिंग इट? तो ये होता है एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। अच्छा, थियरी ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मतलब अब मेरा जो बच्चा पैदा होगा वो भी ऐसा ही पैदा होगा, ऐसा नहीं होगा, बट लमार्क ऐसा कह रहे हैं कि ऐसा होगा, तो ये गलत बात है। तो देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन्स ड्यू टू स्पेसिफिक एक्टिविटीज, अगर मैं जिम जाऊंगा तो मेरी बॉडी स्ट्रांग बनेगी, ठीक है ना, और अगर नहीं जाता हूं तो धीरे धीरे डिजेनरेट होगी, ये सबने मान लिया। वेरी गुड लमार्क, वेरी गुड लमार्क, तुमने क्या बात कही है, क्या बात कही है, ओके। बट ट्रांसफर ऑफ दोस कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन वाज रिजेक्टेड। मान लो कि मेरे जीवन काल में मुझे कैंसर हो गया, तो नॉट कंपलसरी कि मेरे बच्चे को भी कैंसर होगा, या फिर मैंने बहुत अच्छी बॉडी बना ली तो मेरा बच्चा भी बॉडी बना के ही पैदा होगा या जीवन में बॉडी बना ही लेगा। इट इज नॉट कंपलसरी, ऐसा हमेशा नहीं होता है। तो इसको रिजेक्ट कर दिया गया था कि ट्रांसफर ऑफ इनहेरिटेंस, ट्रांसफर होगा एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर, इसको रिजेक्ट कर दिया गया था। तो और इस चीज को बहुत बार वेरीफाई किया गया है कि नहीं होता है ट्रांसफर कुल मिला के, ठीक है। तो यही था हमारा थ्योरी ऑफ लमार्किज्म, डिसअप्रूव हो गया था फाइनली। कह रहे इतना पढ़ा करके, राम रहीम दुनियादारी सब पढ़ा करके कह रहा हूं थ्योरी ऑफ लमार्किज्म अप्रूव ही नहीं हुआ था, बैड मैन। ओके, एनीवे, अब हम लोग आ जाते हैं हमारे वन में वापस। अब हमारे वन के अंदर दूसरा टॉपिक है स्पीसिएशन, कि एक स्पीसीज कैसे बनता है। बड़ा छोटा 4-5 लाइन का टॉपिक है, आराम से पढ़ना, कहानी की तरह सब समझ जाऊंगा। तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो नए स्पीसीज होते हैं किसी भी प्लांट या एनिमल्स का, वो कैसे होता है। तो समझो, पहले सबसे पहले समझते हैं कि स्पीसिएशन का मतलब समझ गए क्या होता है। स्पीसीज, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, नया स्पीसीज बनता कैसे। हमेशा से सारे स्पीसीज नहीं थे, सिंपल से धीरे धीरे क्या हुआ था, हम लोग कॉम्प्लेक्स की तरफ चलते गए थे, राइट। हम लोग सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ चलते गए थे, हमेशा से ऐसा नहीं था। तो देखो, स्पीसीज का मतलब समझते हुए पहले, तो नया स्पीसीज कैसे बनता है वो समझना आसान होगा। स्पीसीज का मतलब होता है इट इज द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रोड्यूस इंडिविजुअल थ्रू नेचुरल रिप्रोडक्शन, फर्टाइल इंडिविजुअल थ्रू नेचुरल रिप्रोडक्शन। ओके, एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है, कुत्तों का एक झुंड है, ओके, जो अपने जैसा फर्टाइल इंडिविजुअल प्रोड्यूस कर पा रहे, जो आगे बच्चा पैदा कर पाएगा। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को पैदा करता है और वो कुत्ता दूसरे कुत्ते को पैदा कर सकता है। समझ रहे हो? मेरे पापा ने मुझे पैदा किया और मैं आगे अपने बच्चे पैदा करूंगा। गेटिंग इट? तो इसको हम बोलते हैं इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रोड्यूस अ फर्टाइल इंडिविजुअल, जो एक फर्टाइल इंडिविजुअल प्रोड्यूस कर पाएगा नेचुरल रिप्रोडक्शन के थ्रू, नेचुरली कर सकता है। ओके, उसके अंदर नेचुरली एबिलिटी है, तो स्पीसीज बोलेंगे उसको। जैसे देखो, पापा मम्मी एक बच्चा पैदा करेंगे, ठीक है, तो कुत्तों का बच्चा कुत्ता ही होगा और इंसान का बच्चा इंसान ही होगा, तो दोनों अलग अलग स्पीसीज है। समझ रहे हो? लेकिन किंतु कहते हैं अजब प्रेम की गजब कहानी। तो एक बार एक कुत्ते ने एक खरगोश से शादी कर ली और बच्चा मुर्गा हुआ। एक कुत्ते ने एक खरगोश से शादी कर ली और बच्चा मुर्गा हो गया। तो एक जंगल में पूछा गया, भाई ये क्या हुआ, भाई ये क्या हुआ। तो लोगों ने कहा अजब प्रेम की गजब कहानी। ओके, एनीवे, लेट्स मूव फर्दर, लेट्स मूव फर्दर। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो कैसे स्पीसीज फॉर्म होता है, तो देखो, हर एक स्पीसीज, ईच स्पीसीज ग्रोज इन अ स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल कंडीशन। हर एक स्पीसीज, मानो ना मानो, जिस तरीके से वो पलता है, बढ़ता है, आगे बढ़ता है, वो एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिक कंडीशन में आगे बढ़ रहा होता है, ठीक है ना। जैसे कुछ पानी के अंदर होता है, एक्वेटिक कंडीशन है, कोई रेगिस्तान में गर्मी में होता, तो कोई बर्फीले जगह में होता है। उनका खाना, पानी के अंदर जो लोग खाएंगे, जो लोग घास खाएंगे, जो लोग रेत में रहेंगे, और वो कैसे रिप्रोड्यूस करेंगे, कोई अंडे देके रिप्रोड्यूस करता है, कोई अलग तरीके से रिप्रोड्यूस कर रहा है, वो सबका अलग होता है। तो हर एक स्पीसीज का ज्योग्राफिकल कंडीशन और वो क्या खाता है, कैसा रहता है और कैसे बच्चा पैदा करता है, ये अलग होगा। समझ आ रहा है? ओ वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया, अगर समझ आ रहा है तो। जेनेटिक वेरिएशन, कई बार क्या होता है, जेनेटिक वेरिएशन रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। मतलब
स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन कैसे हो गया, ये कैसे हुआ, सोच के देखो। तो ये हुआ यूं कि उसके अंदर जीन्स के अंदर कुछ म्यूटेशन हुआ था, डेडपूल का बच्चा डेडपूल, समझ रहे हो। तो कुछ तो उसके अंदर जेनेटिक वेरिएशन हुआ है, कुछ तो म्यूटेशन हुआ है, जिसके कारण पुराने वाले से एक नया स्पीसीज प्रोड्यूस हुआ। उदाहरण लेते हैं एक जनरल उदाहरण समझने के लिए। ये है रेड बीटल्स, ये रेड बीटल से बना ब्लू बीटल्स या ग्रीन बीटल्स। कैसे बना? इसके जीन्स में कुछ अचानक से बदलाव हो गया होगा, जेनेटिक वेरिएशन, डीएनए में कुछ बदलाव हुआ होगा, जिससे ऐसा हुआ है शायद। गेटिंग इट? अच्छा, अब यहां पे देखो, ये ग्रीन बीटल से बन गया मान लो ब्लू बीटल्स, फिर से जीन्स में कुछ बदलाव हुआ होगा, ठीक है। तो क्या हो सकता है? म्यूटेशन या फिर जेनेटिक वेरिएशन एक रीजन हो सकता है। अच्छा, ज्योग्राफिकल या फिर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन भी नया स्पीसीज का कारण हो सकता है। कारण नंबर 1 हमने क्या देखा कि जेनेटिक वेरिएशन, जीन्स में कुछ बदलाव हो गया है, इंटरनली कुछ हो गया है किसी कारणवश, ठीक है ना, एक्सट्रीम टेम्परेचर के कारण, या फिर कुछ अजीब सी चीज खा ली, या फिर किसी और एक और रीजन होता है ज्योग्राफिकल रिप्रोडक्टिव, ज्योग्राफिकल या फिर रिप्रोडक्टिव, दोनों में से दोनों बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, और है बीच में, ठीक है ना। आइसोलेशन लीड्स टू न्यू स्पीसीएशन, नया स्पीशीज बनने के पीछे। अब मान लो कि हमारे घर के सारे बच्चे, दिल पे मत लेना बट ऐसा बता रहा हूं, हमारे घर के सारे बच्चे फेयर टोन में पैदा हो रहे हैं। क्यों? दादा फेयर टोन के, दादी फेयर टोन की, पापा फेयर टोन के, मम्मी फेयर टोन की, मैं भी फेयर टोन का, मेरी बहन भी फेयर टोन की, मेरी वाइफ भी फेयर टोन की। तो हमारे आने वाले बच्चे का भी चांसेस क्या है ज्यादा ज्यादा कि फेयर टोन का होगा, स्किन टोन फेयर होगा, ठीक है। लेकिन तुम्हारे भाई को आया मन, इंडिया में शादी नहीं करूंगा, मैं शादी करूंगा अफ्रीका में जाकर के। तो मैं गया, अफ्रीका में गया, अपने लिए सबसे सुंदर डार्क टोन वाली लड़की ढूंढा मैंने कहा इतनी डार्क लड़की चाहिए कि मत ही पूछो, मुझे प्यार हो गया उससे। मैंने कहा इसे देखता हूं तो मुझे बड़ा मजा आता है, इसे देख करके दिल को सुकून मिल जाता है, यही बनेगी मेरी वाइफ को। और मैंने उसके साथ किया शादी। शादी के बाद हुआ हमारा बच्चा, और हमारा बच्चा हुआ ग्रे टोन का, थोड़ा मिक्स अलग ही किस्म का, मतलब कुछ अलग ही अजब प्रेम की गजब कहानी। तो पॉइंट क्या है कि कुछ बदलाव आया है उसके अंदर, और ये बदलाव जो आया है, मतलब मैं नहीं कह रहा हूं इंसान का बच्चा नहीं अब कुत्ते का बच्चा बन गया, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं कह रहा हूं कि बदलाव आए हैं। वो बदलाव क्यों आए हैं? ज्योग्राफिकल आइसोलेशन के कारण, या फिर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के कारण। अभी भी नया स्पीसीज नहीं बना, लेकिन एक बदलाव आया है स्पीसीज के अंदर, समझ रहे हो। तो इस तरफ रहते थे सारे रेड बीटल्स, और इस तरफ रहते थे सारे ग्रीन बीटल्स, जानवर, और बीच में थी एक नदी। एक दिन आया बाढ़, और बाढ़ के चक्कर में ये इधर चले गए, ये इधर आ गए, और फिर ऐसा ही कुछ हुआ, नया स्पीसीज बना, स्पीसिएशन हुआ। गेटिंग इट? चलो, तो स्पीसिएशन से रिलेटेड ये 6 पॉइंट्स है जो मैंने आपको ऑलरेडी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। आप इसको पढ़ लेना कि आपको टेंशन ना रहे, टेक्स्ट बुक में इतना ही लिखा हुआ है। मैंने बड़े प्यार मोहब्बत से एक एक पॉइंट तुम्हें समझाया है, अब वापस रिपीट करने का कोई पॉइंट नहीं है, और इतना पूछेंगे नहीं, अगर पूछेंगे तो याद रखना आपको, ठीक है। चलो, अब लास्ट टॉपिक पे आ जाते हैं बच्चों। लास्ट टॉपिक है हमारा इंसानी इवोल्यूशन के। इंसान कैसे बना, कैसे बना इंसान? कहते गुरिल्ला था, पांडा था, ये था वो था, तो इंसान बना कैसे? तो सैकड़ों हजारों साल पुरानी कहानी है मेरी जान, ध्यान से सुनना, लास्ट टॉपिक है। पहली बात तो एग्जाम में इतना डिटेल में पूछते नहीं है, आज तक नहीं पूछा है, ठीक है। थोड़ा बहुत एक आध क्वेश्चन जो पूछा हो मैं बताऊंगा तुम्हें, बाकी आज तक कुछ भी नहीं पूछा है इससे रिलेटेड। तो बहुत प्राचीन समय की बात है, 7 करोड़ साल पहले की बात है, कि जो डायनासोर थे वो धीरे धीरे डिसअपियर होने लगा। अचानक से एक आग का गोला गिरा, सारा डायनासोर खत्म हो गया, ऐसा कहानी है, मैं इसकी कोई गारंटी नहीं देता। बट लास्ट डायनासोर डिसअपियर हो गया, और श्रू लाइक एंसेस्टर बचे, श्रू लाइक चूहे के जैसे दिखते थे। कहानी की तरह सुनो, रोमांटिक लगेगा। तो श्रू लाइक एंसेस्टर से मंकी लाइक एनिमल इवॉल्व हुए, और ये मंकी लाइक एनिमल धीरे 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 ऐसा कुछ हो गया इनका खेल। 4 करोड़ साल पहले अफ्रीका के जंगलों में देखा गया, ठीक है। यहाँ पे कहानी है, सुनो। टेल ऑफ दिस मंकी लाइक एनिमल्स डिसअपियर्ड, इनके जो टेल थे, पूंछ थे, वो धीरे धीरे गायब होने लगा, इनका ब्रेन इनलार्ज होने लगा, ब्रेन बड़ा होने लगा, और इनके हैंड्स इंप्रूव हो गए। समझ रहे हो तुम, ऐसा किताब में लिखा है ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, कहानी ऐसी है कि एप लाइक एनिमल्स वेर इवॉल्व्ड, धीरे धीरे एप की तरह दिखने लगे, और इनका नाम पड़ा इजिप्टोपिथेकस। नाम ध्यान से देखो, इजिप्टोपिथेकस। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या हुआ बच्चों, सूखा पड़ गया 2 करोड़ साल पहले।
इवोल्यूशन ऑफ द ओल्ड स्पीसीज एप सीम्स टू बी इन डिफरेंट वे, एक अलग तरीके से बदलाव होना शुरू हुआ। They had to use their hands for more for eating and other work. इन लोगों को अपना हाथ केवल चलने के अलावा खाने के लिए इस्तेमाल करना पड़ा और बाकी काम के लिए इस्तेमाल करना पड़ा। ड्यू टू ड्राई एनवायरमेंट फॉरेस्ट स्टार्टेड टू डिक्लाइन, बहुत सूखा पड़ गया, फॉरेस्ट डिक्लाइन होने लगा। अब इनका क्या सीन हुआ, दे स्टार्टेड टू लिव ऑन लैंड, ऊपर फल ना मिले, खतरा हो, इतना जो सूखा, तो जमीन पे रहने लगे। तो इनका जो पेल्विक ग्रिडल है डेवलप होना स्टार्ट हुआ बिकॉज ऑफ द इरेक्ट पोस्चर इन द ग्रासलैंड। अब घास के अंदर छोटी छोटी घास के अंदर दूसरा जानवर भी इनका शिकार करता, दूसरा जानवर इनका शिकार करता, तो ये ऐसे जानवर है, ये ऐसे उठ करके देखते, ऐसे उठ करके देखते, समझ लो, अपना हाथ ऐसा ऊपर उठाते, यू इमेजिन अ डॉगी लाइक दैट, ओके। तो ये ऐसे उठ करके देखते, तो इनका जो इधर का पेल्विक ग्रिडल है कि धीरे 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 सीधा होने लगा, सीधा। अब क्योंकि ये इतना सूखे के कारण हुआ था, तो इनका हाथ फ्री हो गया और इसका नाम रखा हमने ड्रायोपिथेकस। फोटो मैंने अपने हिसाब से इंटरनेट से ढूंढ के डाला है, बट आप समझना इनका नाम था ड्रायोपिथेकस बिकॉज ऑफ ड्राई वेदर। इसके बाद 1 करोड़ साल पहले की बात है, पहला रिकॉर्ड मिला इंसान जैसा दिखने वाला जानवर, इंसान जैसा दिखने वाला जानवर, और इसको हमने बोला रामापिथेकस, एप फ्रॉम नॉर्थ इंडिया एंड ईस्ट अफ्रीका, इनका ओरिजिन है। अच्छा, मोर ह्यूमन जैसे थे और एप जैसे कम थे। उसके बाद समय के साथ 40 लाख साल पहले एप्स का जो साइज है वो धीरे धीरे बढ़ने लगा एंड ये और इंटेलिजेंट होते चले गए, और एप ऑफ साउथ अफ्रीका इवॉल्व हुआ, जिसको हम एप ऑफ साउथ अफ्रीका या फिर एक और नाम से बुलाते हैं 40 लाख साल पहले, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस। समय गुजरता गया, ये लोग स्मार्ट होते चले गए, और 20 लाख साल पहले की अगर हम बात करें तो स्किल्ड ह्यूमंस डेवलप हुए, जो कुछ कुछ कर पा रहे थे, जिनके अंदर कुछ स्किल्स था, ये कुछ कुछ कर पा रहे थे, और ये स्किल्ड ह्यूमंस को हमने बोला होमो हैबिलिस, फर्स्ट मेंबर ऑफ होमोजीनस। हम लोग क्या बोलते हैं, होमो सेपियंस, तो होमो जीनस का पहला मेंबर था होमो हैबिलिस, ये पूछ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद 15 लाख साल पहले ह्यूमन वॉकिंग विद इरेक्ट पोस्चर दिखे, जिसको हम बोलते हैं होमो इरेक्टस, क्योंकि इरेक्ट पोस्चर से सीधा सीधा चल सकता था, ओके। उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारा बदलाव हुआ, शायद ये एक साइट एग्जिस्ट हुए होंगे चाइना में या फिर इंडोनेशिया में, और बदलाव होता चला गया, बदलाव होता चला गया, लोग सीधा होते चले गए, धीरे धीरे इनका ब्रेन डेवलप होते चला गया। 1 लाख साल जितना समय शायद लगा होगा, और इन लोगों ने आग की डिस्कवरी कर ली, ओके। 1.5 लाख इयर्स एगो ये नेंडरथाल, जो नाम है, मतलब आगे प्रोसीड, इजिप्टोपिथेकस, ड्रायोपिथेकस, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, नेंडरथाल, ठीक है ना। तो ये एग्जांपल है वाइस मैन का, ये कम्युनिटी में रहते थे, ओके। ये लोग क्या करते थे, केव्स के अंदर रहते थे, ठीक है, और यूज्ड टू लिव इन ग्रुप्स बाय फॉर्मिंग ट्राइब्स, ग्रुप्स में रहने लगे, तो इंटेलिजेंट हो गए थोड़ा सा कि ग्रुप में रहेंगे, वन और 7 मजबूत हाथ, ऐसा वाला, ठीक है। तो ये थोड़े इंटेलिजेंट हो गए। नेंडरथाल पहला एग्जांपल है इंटेलिजेंस का, ठीक है। फिर स्किल्ड वाला भी याद रखना। 50 साल पहले की बात है, 50,000 साल पहले की बात है, 50 साल नहीं, 50,000 साल पहले की बात है। क्रो-मैग्नोन मैन, द क्रो-मैग्नोन मैन इवॉल्व्ड एंड आफ्टरवर्ड द इवोल्यूशन हैड बीन फास्टर। तो क्रो-मैग्नोन बना नेंडरथाल से, और उसके बाद बहुत तेजी से इवोल्यूशन हुआ होगा, और इवोल्यूशन ऐसे हुआ होगा कि एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया 10,000 साल पहले, लोगों ने कैटल्स, गाय भैंस, पशुपालन स्टार्ट किया, रेयर कैटल्स मतलब काटना नहीं, रखना स्टार्ट किया, पालना स्टार्ट किया, सिटीज बनने लगी, और कल्चरल डेवलपमेंट होना शुरू हो गया, ठीक है। 5,000 साल पहले की बात है कि आर्ट ऑफ राइटिंग को इवॉल्व हुआ। 400 साल पहले की बात है कि मॉडर्न साइंस इमर्ज हुआ, और उसके बाद क्या हो गया, 200 साल पहले की बात है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया। तो ऐसे करके चीजें डेवलप हुई होंगी, और ये चार्ट तुम्हारे इसमें दिया हुआ है। तो यही सब मैंने तुम्हें बताया, बट इतना डिटेल में तुम्हें याद नहीं रखना है, ठीक है। तो अब ये देखो, मैं तुमको एक कहानी सुनाता हूं जिससे तुमको सारे के सारे ये याद रहेंगे नाम, ठीक है। तो डायनासोर्स ने, आंख बंद करके इस कहानी को विजुअलाइज करना, सारे याद हो जाएंगे, ठीक है ना। तो डायनासोर्स ने एक बार इजिप्ट के ऊपर अटैक कर दिया। अब अटैक ऐसा तगड़ा था कि चारों तरफ सूखा पड़ गया। अब इतना सूखा पड़ गया तो इजिप्ट के लोग बोले कि अरे यार इतना सूखा है, सूखा है, सूखा है, चलो राम भगवान के पास चलते हैं। राम भगवान ने बोला भैया मेरे पास इसका सॉल्यूशन नहीं, ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ेगा। तो ये ऑस्ट्रेलिया गए, और ऑस्ट्रेलिया जाके इन्होंने देखा कि ऑस्ट्रेलिया में लोगों की आदत है घर में रहने की, होमो हैबिलिस, होम में रहने की हैबिट है, और इनका जो घर है, होम जो है वो इरेक्ट है, वो सीधा सीधा घर है इनका, ऐसा कैसा सीधा घर रखेंगे। और ये अपने घर के अंदर क्या करते हैं, नियॉन का बल्ब जलाते हैं। ये क्या करते हैं, अपने घर के अंदर नियॉन का बल्ब जलाते हैं कि जो क्रो है वो इनके मैंगोज पे अटैक ना करें, ओके। अच्छा,
ये सारा काम कहाँ हो रहा था, जो क्रो है वो मैंगो पे कहाँ पे अटैक करते थे, ये घर के अंदर नियॉन का बल्ब जला के दूर तक देखते थे, तो ये उनके एग्रीकल्चर पे अटैक कर देते थे, जिससे वो बहुत परेशान थे कि एग्रीकल्चर में क्रो हमारे मैंगोस खा जाता है। तो इन्होंने चिट्ठी लिखी, आर्ट ऑफ राइटिंग, किसको लिखी, साइंटिस्ट को लिखी, कि भैया कुछ इंडस्ट्री में ऐसा बनाओ जिससे क्रो मेरे मैंगो को ना खाए। तो ऐसे करके तुम्हें सब याद रहेगा। एक बार आंख खोलो, नहीं बंद किया था तो पीछे लेके बंद कर लो, वरना याद नहीं होगा। डायनासोर्स ने इजिप्ट पे अटैक किया, इजिप्ट के लोग गए, सूखा सूखा पड़ गया चारों तरफ, राम भगवान के पास, राम भगवान ने उनको ऑस्ट्रेलिया भेज दिया। वहां पे वो लोग गए कि लोगों को घर के अंदर रहने की आदत है, होमो हैबिलिस, होम में रहने की हैबिट, और इनके घर बड़े सीधे होते हैं और ये घर में नियॉन का बल्ब जलाते हैं। क्यों? क्योंकि क्रो इनका सारा मैंगो खा जाता है, एग्रीकल्चर करने में दिक्कत आ रही थी। तो इन्होंने लिखा, किसको लिखा, साइंटिस्ट को लिखा कि इंडस्ट्री में कुछ बनाओ। सारा याद हो गया ना, इजिप्ट डायनासोर्स, इजिप्टोपिथेकस, ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, या फिर इसका एक और नाम था होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, नेंडरथाल, क्रो मैग्नन, एग्रीकल्चर, आर्ट ऑफ राइटिंग, साइंटिफिक डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। सीक्वेंस में याद हो गया, बोलो बल्ले बल्ले। चलो बच्चों, तो यहां पे ये एक टाइमलाइन है, जस्ट देखते चले जाओ, जो मैं तुमको दिखा रहा हूं कि तुमको चीजें याद रहे, बाकी इतना ईयर्स वगैरह याद रखने की कोई खास जरूरत नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ वाइस मैन इज नेंडरथाल, ट्रू या फॉल्स, ये चीजें याद होनी चाहिए तुम्हें, ठीक है ना। अब बच्चों 2026-27 में जब मैं वीडियो बना रहा हूं, तब का तुम अगर बैच ज्वाइन करना चाहते हो, चाहे तुम इंग्लिश मीडियम में हो, सेमी इंग्लिश मीडियम में हो, और इसी तरीके से टाइम पे सारी चीजें सीखना चाहते हो, तो आप भी इन बच्चों की तरह टॉपर्स बन सकते हो। इस तरीके से डाउट क्लियरिंग सेशन लेते हैं। देखो यूट्यूब पे तुम पढ़ लोगे, ठीक है ना, यहां तक अगर वीडियो देख रहे हो तो समझना मेरे बात को। यूट्यूब पे तुमको मैं सारा पढ़ा दूंगा साइंस, लेकिन सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ा पाऊंगा क्योंकि आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, ठीक है। बट बैच में पूरे एक्सपर्ट फैकल्टी है जो कई सालों से 100% तक लाने में बच्चों की हेल्प कर रहे हैं। ओके। दूसरा बात, तुम्हारा पेपर कौन चेक करके देगा? तुम्हारा सब्जेक्टिव पेपर होगा तो वो भी बहुत जरूरी है, तो पेपर चेक करना भी बहुत जरूरी है। तुम्हारे डाउट्स कौन क्लियर करेगा? तो ये सारी चीजें बैच में आराम से हो जाती है। कोई भी डाउट है बैच के बारे में स्टिल, तो इन दोनों में से किसी भी नंबर पे कॉल करो, आपको एजुकेशनल काउंसलर पूरी हेल्प करेंगे। और इस चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को शेयर करो। वीडियो पे टारगेट था तुम्हारा 25,000 लाइक्स का, और अगला चैप्टर कौन सा चाहिए मुझे कॉमेंट में बताओ, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच। इसी बात पे हैव अ गुड डे, हैप्पी लर्निंग।